नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। बहुभुज की अपनी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने सरल वक्र, सरल खुला वक्र, सरल बंद वक्र आदि के बारे में चर्चा की थी। अब आज की क्लास में हम बहुभुज, जो वास्तव में अपना बहुभुज का टॉपिक है, उस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बहुभुज का नाम तो वैसे भी आप जानते हैं, नाम से पता चल रहा है। बहु यानी अनेक, भुज यानी भुजा, जिसमें अनेक भुजाएं हो। तो अनेक का मतलब होता है, एक क्राइटेरिया होता है कि इसमें कम से कम कितनी भुजाएं होती है। तो देखिए, बहुभुज हम उस आकृति को कहेंगे जिसमें कम से कम 3 भुजाएं हो और उनका प्रारंभिक सिरा अंतिम बिंदु से मिला हुआ हो, या प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु से मिला हुआ हो। देखिए, कम से कम 3 सरल रेखाओं से घिरी बंद समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। देखिए, समतल नाम दिया गया है, इसका मतलब है ये 2D आकृति होती है, डी फॉर डायमेंशनल, द्विविमीय, 2 आयामी आकृतियां होती है। यानी कि इसके अंदर एक तो लेंथ होती है, एक ब्रीड्थ होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। हाइट का इसके अंदर कोई रोल नहीं होता है, यानी कि ऊंचाई। एक समतल होता है, जैसे अपना व्रत होता है, आयत होता है, तो लंबाई और चौड़ाई होती है, इसके अंदर हाइट नहीं होती है। जो हाइट अपने जिसमें घन में और घनाभ में पाई जाती है, जिसे ओके। तो कम से कम 3 सरल रेखाओं से घिरी बंद समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। देखो, दूसरे शब्दों में कहा है ये परिभाषा, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र। जो देखो, सरल बंद वक्र अपन पहले की क्लास में अपन देख चुके हैं, जिसमें हमने वक्र में पढ़ा था, पेन को चलाना शुरू करते हैं और जहां तक अपन इसको बंद करते हैं, जैसे वो सीधा हो या टेढ़ा मेढ़ा हो, वो वक्र कहलाता है। ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करने चाहिए। और कोई भी बंद आकृति है, अगर उस पर कोई बिंदु अपन लेते हैं तो उस बिंदु से जाने के केवल 2 ही रास्ते होने चाहिए, तीसरा रास्ता नहीं होना चाहिए। अगर 2 ही रास्ते हैं तो उसको सरल बंद वक्र अपन कहेंगे। तो इस यही चीज इसमें यहां बताई गई है। फाइन। तो केवल रेखाखंडों से बना। अब देखिए, जो वक्र है वो मैं पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि सीधा हो या टेढ़ा मेढ़ा हो वक्र कहलाता है, लेकिन जो सीधी लाइन वाली है उसको हम रेखाखंड या सरल रेखा के रूप में डिफाइन कर देते हैं, और जो टेढ़ी मेढ़ी है उसको वक्र रेखा के रूप में डिफाइन कर देते हैं। तो अपना जो बहुभुज है वो सरल रेखा से बना हुआ रहता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से बना हुआ नहीं रहता है। इस कारण मैंने यहाँ पर इस परिभाषा को यहाँ पर इंक्लूड किया है, शामिल किया है, ताकि पिछली क्लास से ये क्लास आपकी लिंक हो जाए। तो केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। जैसे 2 आयामी, 2 आयामी आकृति, अपना आयत होता है, वर्ग होता है, त्रिभुज होता है, पंचभुज होता है, आदि बहुभुज के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, वृत्त, यह भी तो एक 2 आयामी है, तो ये बहुभुज होता है या नहीं? ये बहुभुज नहीं होता है। वृत्त एक बहुभुज नहीं है, क्योंकि यह एक टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से बना हुआ बंद सरल वक्र है। जबकि हमने इसकी परिभाषा क्या पढ़ी है? सरल रेखाखंडों से, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र होना चाहिए। ये रेखाखंडों से, टेढ़ी मेढ़ी वाली आकृति से नहीं। तो आपका जो सर्कल है वो वक्राकार, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं जो होती है उनसे मिलकर बना हुआ रहता है, इसलिए इसको हम बहुभुज नहीं कहेंगे। देखिए, और जिन बिंदुओं पर 2 सरल रेखाएं मिलती है उन्हें शीर्ष कहते हैं। जैसे ये 2 रेखाएं ली, ये यहाँ पर मिल गई, तो हमने त्रिभुज के अंदर देखा उसके 3 शीर्ष होते हैं। तो यहाँ पर ये 2 मिलती है और इधर से ये 2 मिलती है, तो ये इसके अंदर 3 शीर्ष हो जाते हैं। ये सामान्य बात है, जनरल बात है। अब देखो, भुजाओं की संख्या के आधार पर हमें बहुभुजों को अलग अलग नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 10 भुजाएं ले रखी है, कम से कम 3 होती है, और हम 10 भुजाओं तक के बहुभुज का नाम देखेंगे। तो 3 भुजाओं से घिरी सरल बंद आकृति जो है वह त्रिभुज कहलाती है। ये देखो 3, और ये बंद है, प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तो सरल बंद वक्र है। 4 भुजाओं वाला जो बहुभुज है वह चतुर्भुज कहलाता है। तो ये चतुर्भुज मैंने देखो यहाँ पर बना रखा है, इसके अंदर आपका आयत आ गया और एक वर्ग भी आ जाता है। 5 भुजाएं जिसमें होती है उसको हम पंचभुज कहते हैं। तो पंचभुज देखो ये बना रखा है, एक भुजा, दूसरी भुजा,
तीसरी भुजा, चौथी भुजा और पांचवी भुजा। तो 5 भुजाओं से घिरी सरल बंद आकृति हो गई है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। और दूसरी बात, इन तीनों आकृतियों में अपन ने ये भी देखा है कि जहां से पेन चलाना शुरू करते हैं उसके बाद में पेन उठ भी नहीं रहा है। अगर पेन आपका बीच में उठ जाता है तो इसका मतलब वो सरल वक्र नहीं रहेगा। अब ये 6 भुजाओं वाला जो बहुभुज है उसे हम षष्ठभुज कहते हैं। तो ये षष्ठभुज का देखो मैंने यहाँ पर बना रखा है, इसके अंदर 6 भुजाएं, 2 2 4 और ये 2 आमने सामने की 6 भुजाएं। इसी तरीके से 7 भुजाएं अगर किसी बहुभुज में है तो वो सप्तभुज है। तो ये सप्तभुज देखो मैंने बना रखा है, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी तरीके से हम 8 भुजाओं से घिरी सरल बंद आकृति को अष्टभुज कहते हैं, 9 भुजाओं से घिरी सरल बंद आकृति को नवम भुज कहते हैं, और जिसमें 10 भुजाएं होती है उसको दशम भुज कहते हैं। अब देखिए, हमने सरल बंद वक्र और खुला वक्र हमने देखा था, प्रतिच्छेद करते हैं नहीं करते हैं। एक कोई आकृति पर अपन बिंदु लेते हैं तो वो उसके जाने के 2 रास्ते होते हैं और 2 से अधिक रास्ते होते हैं तो वो सरल नहीं होता है। तो उसी के आधार पर एक बार हम यहाँ पर बहुभुजों का वर्गीकरण करेंगे। देखिएगा, ये अपन ने यहां पर मैंने 3 आकृति बना रखी है, 1 2 और 3। इनके लिए लिखा है मैंने वक्र जो बहुभुज है। बताइए, कहीं से भी आप चलना शुरू करो और फिर ये जब इसका प्रारंभिक बिंदु से अपन मिल लेते हैं तो ये एक तो ये प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, फाइन। दूसरी बात, इस पर कहीं पर भी अगर कोई भी बिंदु अपन ले लेते हैं तो उसके जाने के केवल 2 रास्ते हैं। तीसरी बात, इस पंचभुज को बनाने के दौरान हमने पेन उठाया नहीं है जब अपन वापस यहां पर मिलते हैं। तो ये 3 बातें हो गई जो तीनों इस पर लागू हो रही है। इसका मतलब ये एक बहुभुज है। ये जैसे एक आयत का बना रखा है तो इसको अपन बनाना शुरू करते हैं, पेन नहीं उठ रहा है तो ये एक बहुभुज हो गया है, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। और जाने के देखो कहीं पर भी आप पॉइंट ले लो, वहां पर जाने के केवल 2 ही रास्ते मिलेंगे। इसी तरीके से ये एक वर्ग ले रखा है तो यहां पर जाने के 2 रास्ते हैं, और अगर इसको बनाना शुरू करते हैं तो प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु से मिलता है तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। तो ये भी एक बहुभुज हो गया है। लेकिन अब ये इधर की जो आकृति है उन पर आप गौर कीजिए। ये जैसे एक आकृति अपन ने ली है यहाँ पर, तो इसमें क्या है, ये जैसे यहां से बनाना शुरू किया अपन ने, इधर से आए और ये इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर गया, प्रतिच्छेद कर गया, इसका मतलब ये बहुभुज नहीं है, सीधी सी बात है। क्योंकि पहली बात तो ये प्रतिच्छेद कर रहा है, दूसरी बात यहां अगर अपन पॉइंट लेते हैं तो जाने के अपने को देखो 4 रास्ते मिलते हैं जबकि मिलने चाहिए केवल 2 ही। तो ये 2 कंडीशन यहां पर इसमें लागू नहीं हो रही है। एक कंडीशन तो लागू हो रही है, जहां से चलना शुरू करते हैं तो हम पेन उठा नहीं रहे हैं, बस बाकी 2 कंडीशन इस पे लागू नहीं हो रही, इसलिए ये बहुभुज नहीं है। इधर से देखते हैं तो ये देखो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। दूसरी बात, यहाँ अपन देखते हैं तो इसके 3 रास्ते अपने को मिल रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं तो भी 3 रास्ते अपने को मिल रहे हैं, तो ये आकृति भी एक बहुभुज नहीं है। इस आकृति की अपन बात करें, तीसरे नंबर की आकृति, तो हमने परिभाषा देखी कि सरल रेखाखंडों से बनी बंद आकृति जो है वह बहुभुज कहलाती है। तो ये क्या है, वक्र रेखाओं से मिली हुई रहती है, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से, तो ये भी एक बहुभुज नहीं है। और ये देखिए, पेन चलना शुरू होता है और अंत तक जहां इसका अंतिम सिरा है, पहली बात तो ये प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु से नहीं मिल रहा है, प्रतिच्छेद तो नहीं कर रहा है, पेन भी नहीं उठा रहे हैं, आने जाने के रास्ते भी इसके केवल 2 ही है, लेकिन प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु से नहीं मिल रहा है। उसका बहुभुज की परिभाषा के लिए इसका क्या है, बंद होना भी आवश्यक है। तो ये खुला है, इस वजह से ये जो चारों वक्र है वो आपके बहुभुज नहीं है। अब बहुभुज के प्रकारों पर अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुभुज को अपन भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। भुजाओं में सम बहुभुज, विषम बहुभुज, और कोणों के आधार पर अपन इसको उत्तल और अवतल बहुभुज के रूप में देखेंगे। तो देखिए, अगली क्लास में तो देखिए बहुभुज के प्रकार पर अपन चर्चा करते हैं। बहुभुज को हम 2 भागों में वर्गीकृत करेंगे, एक भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पर। तो देखिए, भुजाओं के आधार पर जो बहुभुज होते हैं वो सम और विषम बहुभुज होते हैं। सम बहुभुज और
विषम बहुभुज। और कोणों के आधार पर अगर अपन वर्गीकरण की बात करें तो इसमें हम एक क्राइटेरिया लेकर चलते हैं, एक शर्त लेकर चलते हैं। वो शर्त है इसकी 180 डिग्री की माप। यदि सभी कोण 180 डिग्री से छोटे हैं तब क्या बात होगी, और 180 डिग्री से कोई भी एक कोण, इसमें देखो सभी कोण 180 डिग्री से ज्यादा होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर एक भी कोण 180 डिग्री से ज्यादा है तब क्या होगा। और इसमें क्या है, एक कोण 180 डिग्री से छोटा होना जरूरी नहीं है, सभी कोण 180 डिग्री से छोटा होना जरूरी है। तो कोणों के आधार पर तो अपन ये कंडीशन लेके चलेंगे, और भुजाओं के आधार पर सम बहुभुज और विषम बहुभुज, यानी कि सम का मतलब जिसमें समान भुजाएं हो, और समान भुजाएं जिस बहुभुज में होगी आप मानकर चले आंख बीच कर कि उसमें कोण भी सभी अंतः कोण जो है उसके बहुभुज के सभी समान होंगे। और अगर समान कोणों का बहुभुज दिया गया है तो आप ये भी मानकर चले, इसका वाइस वर्सा, इसका उल्टा, कि उसके अंदर भुजाएं भी क्या होगी, समान होगी। अब विषम बहुभुज में क्या है, भुजाएं अलग अलग नाप की होगी, कोण भी अलग अलग नाप के होंगे, तो वो विषम बहुभुज है। तो एग्जाम में जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है वो सम बहुभुज को आधार मानकर पूछा जाता है। किसी भी एग्जाम में जो है सम बहुभुज पर क्वेश्चन ज्यादा पुटअप हुए हैं, तो इसको हम बहुत डिटेल से देखेंगे आगे। तो उससे पहले हम देखते हैं आगे कोणों के आधार पर जो हमने बहुभुज को वर्गीकृत कर रखा है उसमें क्या कंडीशन दे रखी है। देखिए कोणों के आधार पर दो नाम अपन ने देखे थे, तो जो 180 डिग्री से कम माप का होगा उसे हम उत्तल बहुभुज कहेंगे, इसको इंग्लिश में कन्वेक्स पॉलीगोन कहेंगे। और जिसमें कोई भी एक कोण यदि 180 डिग्री से बड़ा है तो उसे हम कनकेव पॉलीगोन अवतल बहुभुज कहेंगे। तो 180 डिग्री से छोटा का मतलब है सभी कोण, उस बहुभुज के सभी अंतः कोणों का जो मान है वो 180 डिग्री से अगर कम है तो उसे हम कन्वेक्स पॉलीगोन उत्तल बहुभुज कहेंगे। और किसी बहुभुज में यदि कोई एक भी अंतः कोण 180 डिग्री से ज्यादा है तो उसे हम कनकेव यानी कि अवतल बहुभुज कहेंगे। देखिए इन दोनों कोणों के अलावा भी हम उत्तल और अवतल बहुभुज को अलग रूप में डिफाइन करेंगे, तो वो इनको अलग अलग देखते हैं क्या होता है इसमें। देखिए आपका सबसे पहले उत्तल बहुभुज है, यदि बहुभुज के सभी अंतः कोण 180 डिग्री से कम हो तो उसे उत्तल बहुभुज कहेंगे। जैसे ये आकृति मैंने ले रखी है यहाँ पर, आप किसी भी कोण को देख लीजिए, आप अंदाजा लगाकर भी बता सकते हैं कि इसके जो सभी अंतः कोण है वो 180 डिग्री से कम है, लेस देन 180 डिग्री है। तो इसका मतलब ये जो अपने सामने बहुभुज बना हुआ है, 6 भुजाओं का जो बहुभुज बना हुआ है, षष्ठभुज बना हुआ है, उसे हम उत्तल बहुभुज कहेंगे। ये उत्तल बहुभुज का डायग्राम है अपने पास। अब इसके अलावा देखो इसको किस रूप में अपन डिफाइन कर सकते हैं उस चीज को और देखते हैं। उत्तल बहुभुज में उसके किसी भी विकर्ण का भाग बहुभुज के बाहर नहीं होता है या बहिर्भाग में नहीं होता है। जो मैंने आपको ये इस तरीके से एक आकृति बनाकर बताई थी, तो ये अंदर होता है और इसके बाहर जितना भी है उसकी सीमा के लिए भी पूछा था, तो वो बहिर्भाग होता है। तो क्या है दोबारा देखिए, उत्तल बहुभुज में उसके किसी भी विकर्ण का जो भाग है वह बहुभुज के बाहर नहीं होता है या बहिर्भाग में नहीं होता है, विकर्ण का भाग की बात कर रहा है। तो देखिए ये यहाँ पर मैंने इसके विकर्ण खींच रखे हैं षष्ठभुज के अंदर। दो विकर्ण तो देखो ये रहे, और दो विकर्ण ये रहे, दो विकर्ण इसके ये रहे 6, और दो ये डॉटेड वाले 8, और एक ये ब्लैक लाइन से बना रखा है। तो इसके अंदर 9 विकर्ण अपने को नजर आ रहे हैं। तो इस 9 विकर्ण को आप देख लीजिए आराम से अच्छी तरीके से, क्या कोई से भी विकर्ण का मान जो है उसके जो इस परिसीमा को छू रहा है उससे बाहर निकल रहा है क्या, किसी भी विकर्ण का कोई भी हिस्सा नहीं निकल रहा है, यानी कि सभी विकर्ण इसके अंदर ही स्थित है। और आगे हम जब अवतल बहुभुज देखेंगे तो उसमें हमें ये क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में विकर्ण जो है कोई बहुभुज होता है उसके बहिर्भाग में भी स्थित हो सकता है। अगर हम उसके कोई दो शीर्षों को मिलाते हैं, जैसे यही मैंने यहाँ बना दिया छोटा सा, ये दो शीर्षों को मिला दिया तो ये देखिए बहिर्भाग में विकर्ण आ गया इस तरीके से। तो देखिए आगे, अब इसकी एक अलग से परिभाषा और है उत्तल बहुभुज की।
तो उत्तल बहुभुज के अभ्यंतर में यदि हम किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर इसका कोई भी भाग बहुभुज के बाहर नहीं होता है तो उसे उत्तल बहुभुज कहेंगे। कोई भी दो बिंदु ले लीजिए आप बहुभुज के अंदर, जैसे यहीं पर ही ले लिया, एक बिंदु अपन ने यहां पर ले लिया, एक अपन ने यहां पर ले लिया, इसको मिला दीजिए। अगर ये इस बहुभुज के अंदर ही आ रहा है, इस रेखाखंड का भाग पूरा, तो वो उत्तल बहुभुज है। लेकिन अगर यहां पर एक भाग अपन यहां ले लिया और एक यहां ले लिया तो ये देखिए बाहर आ जाता है विकर्ण का भाग। इस बहुभुज की आकृति की क्या है, बाहर आ जाता है बहिर्भाग में, और ये इसके अंदर अंदर ही रहता है। कोई सा भी बिंदु ले लीजिए कहीं पर भी आपकी जहां इच्छा हो, लेकिन वो इसकी परिसीमा से बाहर नहीं होना चाहिए। परिसीमा के ऊपर या परिसीमा के अंदर इनको मिला लीजिए तो ये इसके अभ्यंतर में ही स्थित रहेगा। उन दो बिंदुओं को मिलाने पर अगर उसका संपूर्ण भाग बहुभुज के अंदर स्थित हो तो उसे हम उत्तल बहुभुज कहेंगे। इसके अंदर ले लीजिए आप, कहीं पर भी आपको बनाना हो, 2 पॉइंट बना लीजिए, मिला दीजिए, तो मिलाने पर उस रेखाखंड का जो संपूर्ण भाग है वो बहुभुज के अंदर ही मिलेगा आपको। अब देखिए इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से बनता है। उत्तल बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग n-2 गुणा 180 डिग्री होता है। सभी अंतः कोणों का योग, बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग क्या लिखा है, n-2 गुणा 180 डिग्री। तो n यहां पर जो है वह भुजाओं की संख्या है, उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या है यहाँ पर n। तो जैसे मैंने यहाँ पर यह आकृति ले ली आयत की, तो आयत के अंदर देखिए 4 भुजाएं होती है। आप n का मान 4 रखो तो 4 - 2 गुणा 180, तो ये घट के 2 गया, 2 गुणा 180, 18 दूना 36, 360 डिग्री। और आयत के अंतर चारों अंतः कोणों का योग अपन जानते हैं कितना होता है, 360 डिग्री होता है। आप इसको त्रिभुज के लिए अप्लाई करके देख लीजिए। त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती है, तो 3 - 2 गुणा 180, 3 में से 2 कम हो गया तो 1 बच गया, तो 1 को 180 से गुणा करेंगे तो 180 डिग्री। तो हमने देखा है त्रिभुज के जो तीनों अंतः कोणों का योग है वह 180 डिग्री होता है। इसी तरीके से आप किसी भी प्रकार के, यानी कि वो पंचभुज हो, जैसे षष्ठभुज हो, जैसे सप्तभुज, अष्टभुज, नवमभुज, दशमभुज, कितनी भी भुजाओं का बहुभुज हो, उसके सभी अंतः कोणों का योग यदि हमें ज्ञात करना है तो हम इस सूत्र को अप्लाई करेंगे। भुजाओं की संख्या में से 2 कम करेंगे और 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कॉमन यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है वो चीज है ये यहाँ पर। उत्तल बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का जो योग है वह 360 डिग्री होता है। सभी बाह्य कोणों का जो योग है वह 360 डिग्री होता है। याद रखिएगा आप अच्छी तरीके से, उत्तल बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब अगली क्लास देखिए, अगला जो पॉइंट अपना अवतल बहुभुज का है। देखिए अपना अवतल बहुभुज, यदि किसी बहुभुज का एक भी अंतः कोण 180 डिग्री से अधिक हो तो उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। देखिए बात आ गई, उत्तल बहुभुज को जब अपन ने डिफाइन किया था तो उसके सभी अंतः कोण, जैसे षष्ठभुज है तो उसके अंदर 6 कोण बनते हैं, तो 6 के 6 कोण 180 डिग्री से कम माप के होने चाहिए। लेकिन अवतल में क्या है, केवल एक ही कोण 180 डिग्री से अगर ज्यादा है तो हम उसको अवतल बहुभुज कहेंगे। जैसे ये आकृति यहां पर बना रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 शीर्ष हो गए। इसमें से अगर मैं इस शीर्ष पे बात करूं इसके अंतः कोण की, तो ये देखो देखने से पता चल रहा है कोई भी जो बिंदु होता है उसके चारों ओर का कोण क्या होता है, 360 डिग्री का होता है, अपन जानते हैं। तो इस पॉइंट को अगर अपन लेते हैं यहाँ पर तो ये पूरा 360 डिग्री का है। इसमें से देखिए ये जो 90 डिग्री है वो बहिर्भाग में है, तो अंदर कितना बच गया, 360 में से आप 90 माइनस कर दीजिए तो 270 डिग्री का हो गया ये कोण। इसी तरीके से ये 4 कोण इसके अंदर अपने को 270 डिग्री के मिल रहे हैं, तो ये अवतल बहुभुज हो गया है। अब अवतल बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग है वो भी क्या होता है, n-2 गुणा 180 होता है। जैसे 12 भुजाएं हैं इसके अंदर, तो 12 में से 2 कम करो 10, तो 1800 डिग्री। इसके सभी अंतः कोणों का योग जो है वो 1800 डिग्री आपको प्राप्त होगा। अवतल बहुभुज में उसका कोई एक विकर्ण बहुभुज के बाहर निकला हुआ होता है। देखिए दूसरे रूप में इसकी जो पहचान है, डेफिनेशन है, वह क्या है, कोई एक विकर्ण बहुभुज के बाहर निकला हुआ होता है। तो विकर्ण अपन कैसे प्राप्त करते हैं, शीर्षों को मिलाते हैं। जैसे यहां से ये शीर्ष लिया
और ये शीर्ष लिया, इसको मिला देते हैं तो देखिए इसके बहिर्भाग में स्थित हो गया, ये इसके बहिर्भाग में। केवल एक ही होना सफिशिएंट है, हमको ये नहीं देखना कि कितने हैं। अगर एक भी विकर्ण बहिर्भाग में आ गया उसका कोई भी भाग, तो इसका मतलब ये है कि वो अवतल बहुभुज है। आप इसमें एक ऐसी आकृति भी बना सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको ऐसे ले लूं, ये दो भुजाएं तो ये ले ली, और इसको फिर मैं थोड़ा सा इस तरीके से त्रिकोण से काटता हुआ बना दूं, तो यहां पर ये जो कोण है उसको आप अंदाजे से देख सकते हैं। जैसे अगर इस रेखा को मैं आगे बढ़ाऊं तो ये 180 डिग्री का कोण बन गया यहां पर। लेकिन हम इस पूरे कोण की बात कर रहे हैं, यहां तक हम इस पूरे कोण की बात कर रहे हैं यहां तक की, तो ये 180 से ज्यादा हो गया, ये इतना ज्यादा है। तो हमें तो केवल एक कोण ही चाहिए, एक ही अंतः कोण का मान यदि 180 डिग्री से ज्यादा है तो मान के चले वह अवतल बहुभुज होगा। अब दूसरी बात क्या कही अपन ने, इसका जो विकर्ण है वो इसके बहिर्भाग में होता है। तो इस आकृति में देखिए अगर इन दो शीर्षों को अपन मिलाते हैं तो विकर्ण इसके बहिर्भाग में आ गया। तीसरे रूप में अपन ने क्या डेफिनेशन देखी है, अगर उस बहुभुज के अंदर कहीं पर भी अपन दो पॉइंट लेते हैं और उन पॉइंट को अगर अपन मिलाते हैं तो उनको मिलाने वाली जो सीधी रेखा का अगर कोई भी भाग उस बहुभुज के बाहर होता है तो वह अवतल होगा, और अगर उस रेखाखंड का भाग अंदर होता है तो वह उत्तल बहुभुज होगा। तो जैसे ये दो पॉइंट मैंने यहां ले लिया, इसमें इसको अगर अपन सीधा मिलाते हैं तो देखिए ये वाला जो भाग है इस बहुभुज के बाहर आ गया है, जबकि इससे ऊपर जो हमने बहुभुज देखा था ये, इसके अंदर आप कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कहीं पर भी ले लीजिए दो पॉइंट आप कहीं पर भी, तो उस रेखाखंड का जो संपूर्ण भाग है वो उस बहुभुज के अंदर मिलता है। लेकिन यहां पर अपन देख रहे हैं कि इस रेखाखंड का ये जो भाग है इस बहुभुज के बाहर आ गया, इसका मतलब यह है अवतल बहुभुज होगा। आप यहां पर भी दो पॉइंट ले सकते हैं, जैसे ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, सीधा मिला दो तो ये देखो बाहर आ गया इसका कोई भी भाग। तो डेफिनेशन अपन ने देखो, विकर्ण बाहर होगा, कोई दो बिंदु लेते हैं बाहर अगर उसका भाग मिल जाता है तो, और 180 डिग्री से अधिक हो कोई एक कोण, तो तीन प्रकार से हमने उत्तल और अवतल बहुभुज को यहां पर देखा है। दूसरी बात, जैसे उत्तल बहुभुज हो या फिर अवतल बहुभुज हो, उनके अंतः कोणों का जो योग है उसका भी एक ही फॉर्मूला है, n-2 गुणा 180 डिग्री। दूसरी बात, जो बाह्य कोण है वो सदैव 360 डिग्री के बराबर होगा। बाह्य कोण की जो माप है वह 360 डिग्री होगी। जैसे अभी हमने इसमें देखा था, तो इसमें बाह्य कोण को अपन जैसे देखना चाहिए, इस रेखा को मैं आगे बढ़ा दूं, एक कोण तो ये बन गया, इसको आगे बढ़ा दो दूसरा, इसको आगे बढ़ा दो ये तीसरा, इसको आगे बढ़ा दो तो ये चौथा, तो ये देखो सब समकोण पर है, तो ये 90 गुणा 4 तो 360 डिग्री हो गए। तो कोई भी बहुभुज हो, जैसे वो कितनी भी भुजाओं का हो, उसके सभी अंतः कोणों का जो योग है वह 360 डिग्री ही होता है। इसमें आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, बहिष कोण का मतलब 360 डिग्री, सभी बहिष कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हमने उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज क्या होते हैं इसको तीन प्रकार से जान लिया। इसके अंतः कोणों का योग n-2 गुणा 180 और बहिष कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब अगली क्लास में हम सम बहुभुज जो होता है, जिस पर मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।